अनगिनत पुरस्कारों से नवाजे गए प्रवासी साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, वंस ए सोल्जर। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। कैप्टन बिली मेहता को मे डे कहने का अवसर भी नहीं मिला। भारतीय सेना में 20 साल चीता और चेतक हेलीकॉप्टर उड़ाए। यहाँ लंदन में 10 साल DHL एयरलाइन में विमान उड़ाए, मगर कभी भी उसे किसी ऐसी इमरजेंसी का सामना नहीं करना पड़ा कि उन्हें मे डे का सिग्नल देना पड़ा हो। हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने के दौरान सिग्नल देना नहीं पड़ा, और आज जब कार एक्सीडेंट हुआ तो सिग्नल देने का कोई प्रावधान ही नहीं था। बस सामने एक लॉरी पलटी और कैप्टन बिली मेहता की कार सीधी उस लॉरी के भीतर समाती चली गई। मैं उस समय वहीं खड़ा था। मेरी मृत्यु भी कल वहीं और उसी जगह हुई थी, मोटर वे M1 जंक्शन 15। मुझे तो दरअसल जाना भी उसी एग्ज़िट तक था, मगर मैं नॉर्थैम्प्टन की जगह किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से वापस नहीं आया जाता। मगर शायद मेरी आत्मा के लिए अभी तय नहीं हुआ था कि स्वर्ग जाना है कि नर्क। बस इसीलिए वहीं भटक रहा था। और फिर ये भी हो सकता है कि मुझे बिली मेहता और उनकी पत्नी प्रभजोत के साथ ही ऊपर जाना था। कमाल तो ये कि मुझे लेने ना तो यमराज आए, ना भैंसा, और ना ही कोई ऐसी सुरंग दिखाई दी जिसमें से मेरी आत्मा निकलकर किसी भगवान के दिव्य दर्शन करती। सच्ची बात तो ये है कि मैं उम्र भर ना तो भगवान में विश्वास पैदा कर पाया और ना ही उसे नकार पाया। कम से कम बिली मेहता अपने आप को पूरा हिंदू तो मानते थे, मंदिर और गुरुद्वारे भी जाते थे। पत्नी सरदारनी थी, अब तो थी ही कहना पड़ेगा। बिली मेहता और प्रभजोत कार एक्सीडेंट के बाद बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। बिली ने मुझे देखा। ओए दीपक, तू ऐथे की कर रहा है? शायद अभी तक कैप्टन बिली मेहता को समझ नहीं आया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही प्रभजोत की भी। मगर मुझे तो अच्छी तरह पता था कि मामला क्या है। कैप्टन साहब, मैनू तो शायद तुहाडे वास्ते ही इत्थे रोकिया होया सी, हुण इकट्ठे ही चलंगे तीनों। बिली मेहता ने अपनी नीली आंखों को चमकाते हुए अंग्रेज़ी में बात करनी शुरू कर दी। दरअसल उनका कोई कसूर नहीं। वे DHL एयरलाइंस में बात करते करते आधे से अधिक तो अंग्रेज हो ही चुके हैं। मुझे तो उनके जीवन की एक एक घटना के बारे में पता है। हालांकि हमारी दोस्ती तो लंदन में ही हुई, मगर कल तक हम दोनों इस दुनिया में एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त थे, और आज मरने के बाद भी। बिली मेहता का शराब पीने का अंदाज निराला था। रात को डिनर से पहले 3 पैग ले लेते थे। सिंगल मॉल्ट, अपना ब्रांड बदलते रहते थे। जो सेल में मिलता वही खरीद लेते। ग्लेनलिवेट, ग्लेन फिडिश, ग्लेन मोरांजी, ग्लेन मोरे, हाईलैंड सिंगल माल्ट, टेलिस्कर, बोमोर। उन्हें किसी भी ब्रांड से कोई परहेज नहीं था। ओए दीपक, बस मती ही ता मारनी है, ब्रांड नाल की फ़र्क पैंदा है। लेकिन पीते सिंगल माल्ट ही थे। मजाल है किसी और विस्की के बारे में सोच भी लें। यार दीपक, जब आर्मी में थे तो मेस में रम ही मिला करती थी, उसी से काम चलाना पड़ता था। मगर अब अगर भगवान ने मौका दिया है कि ढंग की विस्की पिएं, तो फिर बेस्ट क्यों ना पिएं। रम और कोक पी पी कर टेस्ट का सत्यानाश हो गया था। इसीलिए बस सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स। साली सोडे और पानी का कोई चक्कर ही नहीं। बोतल अपनी और बर्फ़ प्रभजोत जी की। ज़िंदगी रॉक्स। प्रभजोत भी तो अद्भुत पत्नी है, नहीं थी। उन्होंने कभी भी बिली से कभी कोई शिकायत नहीं की। बिली उनका हीरो था और है। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो बिली के जिम्मे ही फ्रंटलाइन सैनिकों को हथियार, गोला बारूद और दवाइयाँ पहुँचाने का काम था। बिली मेहता को कारगिल के बाद वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था, और प्रभजोत अपने हीरो को निहारती नहीं थकती। बिली मेहता का पूरा नाम तो बलजीत सिंह मेहता था, मोना पंजाबी, मगर फ़ौजियों के लिए वो बिली ही था, और वही नाम उसके साथ चिपक कर रह भी गया था। बिली जब फ़ौज में दाखिल हुआ था तो उसका एक ही स्वप्न था कि वो हेलीकॉप्टर उड़ाए। उसे टैंक, तोप चलाने या विमान उड़ाने के मुकाबले हेलीकॉप्टर उड़ाने में एक अलग किस्म की चुनौती दिखाई देती। बिना ज़मीन पर दौड़ाए बस जहाँ खड़े हैं वहीं से सीधे ऊपर उड़ान भर लेने की सोच ही उसे गर्व से भर देती थी। दीपक यार, इन्फेंट्री का तो बस एक ही काम होता है, मारना। फाइटर पायलट का भी एक ही काम है, बम गिराना और दुश्मन के विमान को मार भगाना। जबकि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट का काम अलग ही होता है।
वो एक तरफ तो गोला बारूद सीमा पर पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर जवानों के लिए दवाई और दूसरे सामान भी पहुंचाता है। घायल जवानों को भी अस्पताल पहुंचाता है। तब समझ में आया कि कैप्टन बिली मेहता ने एयरफोर्स की मुख्य धारा में शामिल न होकर सेना के हेलीकॉप्टर क्यों चुने। उन्हें उनके साथियों ने समझाया भी था, देखो यार, अगर पायलट ही बनना है तो एयरफोर्स प्रॉपर ज्वाइन करो। ये भला क्या तुक हुई कि आप बने पायलट और काम करें आर्मी के साथ। मगर बिली मेहता तो बचपन से ही जिद्दी थे, अपनी बात मनवा कर ही दम लेते थे। और फिर यहाँ तो सवाल ही उनके उसूलों का था। वे एक ऐसे सकारात्मक इंसान थे जो युद्ध में भी कुछ ना कुछ सकारात्मक खोज लेते थे। बिली मेहता ने कार में क्षत विक्षत अपने और अपनी पत्नी के शवों को देखा। यार दीपक, कभी शेव करते हुए कट भी लग जाता था तो जब तक ठीक नहीं हो जाता था किसी को चेहरा दिखाने का दिल नहीं करता था। कैसा डरावना लग रहा हूँ मैं, भला ये कैसी मौत हुई। कैप्टन साहब, हालांकि मैं तो आपकी तरह हुस्न परस्त नहीं हूँ, मगर कल मैं भी ठीक आपकी ही तरह सोच रहा था। और हाँ, पहले तो मुझे ये घबराहट हुई कि मेरा शरीर तो यहाँ पड़ा है M1 पर, भला मेरे बेटे को खबर कौन देगा। फिर एकदम याद आया कि मैंने तो अपना फ्यूनरल पहले से बुक करा रखा है। उसके सर्टिफिकेट की एक कॉपी ग्लव बॉक्स में भी रख ली थी। जब पुलिस वाला कार की तलाशी ले रहा था तो उसको अचानक वो सर्टिफिकेट दिखाई दे गया। उन्होंने सीधे फ्यूनरल एजेंट को फ़ोन किया, उसे और कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे बेटे को भी उन्होंने ही फ़ोन किया होगा। राजीव ने आपको फ़ोन करके बताया नहीं क्या? नहीं, फ़ोन तो नहीं आया। पहले बेचारा दूसरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा होगा। और मीरा बेटी तो अमेरिका में है ना, उस बेचारी पर तो पता नहीं क्या गुजरेगी। देखो, वो पुलिस भी आ गई है। देखते हैं अब हमारे शरीरों को कैसे बाहर निकालते हैं। तुम्हें क्या लगता है दीपक, हमारे जिस्म साबुत बाहर निकल आएंगे या काट के निकालना पड़ेगा? यार, मरने के बाद भी अपने शरीर से मोह कम नहीं हुआ। बात तो आप ठीक कह रहे हैं कैप्टन साहब। जब तक यहाँ से दूर नहीं चले जाएंगे तो शायद तब तक शरीर से जुड़ाव कम नहीं हो पाएगा। देखिए, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। आपकी जेब से आपका मोबाइल भी निकाल लिया है। वैसे आप लकी हैं कि आप मर्सिडीज़ चला रहे थे। कोई दूसरी गाड़ी होती तो गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते। यार, एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ की पुलिस हमारी लाशों के साथ भी खासी इज्जत से पेश आ रही है। इसमें कोई रंग भेद का चक्कर नहीं चला रही। देखिए, पुलिस वाला आपका ID कार्ड देख रहा है। अरे हाँ, ये तो वही पुलिस वाला है जो कल मेरे एक्सीडेंट के वक्त आया था। हैरान हो रहा होगा कि 2 दिन एक ही समय पर 2 दुर्घटनाएं कैसे हो सकती हैं, और दोनों दिन मरने वाले भारतीय मूल के लोग। वैसे अब उसे पता चल जाएगा कि आप DHL के साथ पायलट हैं। वेरी गुड, उसने ग्लव कंपार्टमेंट भी खोल लिया है। आपका फ्यूनरल सर्टिफिकेट मिलेगा और पुलिस वाला तो पगला ही जाएगा कि दोनों ने एक ही जगह फ्यूनरल भी बुक करवा रखा है। ये अच्छा है कि अब फ्यूनरल एजेंट हमारे घर वालों को फ़ोन कर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें अपने घरों में जाकर देखना चाहिए कि बेचारे कितना रो रहे हैं? कैप्टन साहब, हम एक मामले में लकी हैं कि हमारे बच्चे हमें सचमुच प्यार करते हैं, और मैंने तो जीते जी ही सब कुछ बेटे बेटी के नाम कर दिया है। जाहिर है कि मेरे मरने से उन्हें कुछ अलग से तो मिलने वाला है नहीं, बस ले दे के एक बैंक अकाउंट है और कंपनी की पेंशन। उसमें से मेरे दोनों बच्चे बराबर के नॉमिनी हैं। दीपक, तुम तो कल से यहाँ हो, कहीं से कोई खबर मिली कि हम अब जाएंगे कहाँ? आखिर हमें भटकने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? मुझे तो बस एक ही अफसोस रहेगा कैप्टन साहब, हम दोनों ने कितनी बार प्रोग्राम बनाया कि भारत जाकर आपके उस इलाके को देखा जाए जहां आप हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। भाभी जी तो अपने दिल्ली वाले घर को भी देखने जाना चाहती थी। वैसे अभी भी क्या बिगड़ा है दीपक, अब तो किसी फ़्लाइट की टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों प्रभजोत जी, दीपक को ले चले इंडिया? कैप्टन साहब, थोड़ा इंतज़ार कर लेते। पुलिस आपकी लाशों को एम्बुलेंस में रख कर ले जाए और हम भरोसा कर लें कि सब ठीक ठाक हो गया है तो हम दिल्ली और कश्मीर भी पहुंच जाएंगे। कैप्टन साहब को लगा कि मैं बात तो ठीक ही कर रहा हूं। हम तीनों ना तो थक रहे थे और ना ही बोर हो रहे थे। बस एक बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या हम तीनों भी फिल्मी तरीके से M1 से अंतर्ध्यान होकर सीधे दिल्ली में प्रकट हो जाएंगे, या फिर हमें भी हनुमान जी की तरह उड़ते हुए भारत पहुंचना होगा। तीनों नई नई आत्मा बने हैं, कोई अनुभव तो है नहीं। कुछ कन्फ्यूज़न ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी हल नहीं हो पाते हैं, परेशान करते रहते हैं। हम बहुत सी बातें तो फिल्मों से ही सीखते रहे हैं या फिर कहानियों से,
मगर असली अनुभव तो पहली बार करने जा रहे हैं। ये यात्रा एक अनूठा अनुभव सिद्ध होने वाली है। हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम सबको देख पा रहे हैं। मैंने हमेशा कैप्टन बिली मेहता को या तो सिविल कपड़ों में देखा है या फिर DHL के पायलट के रूप में। भारतीय फौजी की यूनिफॉर्म में तो बस उनके फ़ोटो ही देखे हैं। अब तो वे कपड़े कभी बदलेंगे ही नहीं। बस जिन कपड़ों में मौत हुई है अब तो उन्हीं कपड़ों में रहना पड़ेगा। मगर आत्मा तो कपड़े पहनती नहीं। फिर हमने अभी तक कपड़े क्यों पहन रखे हैं? शायद हम अभी पूरी तरह से आत्मा नहीं बने हैं, कुछ बीच की सी ही स्थिति में हैं। प्रभजोत भाभी थोड़ी इमोशनल हो रही थीं। उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। उनका चेहरा खून से सना है। विंड स्क्रीन का शीशा चकनाचूर होकर उनके चेहरे में जगह जगह धंस गया था। उनके शरीर को तो दर्द महसूस करने का अवसर ही नहीं मिला था। बस एक पल वे जिंदा थीं और दूसरे ही पल शरीर से बाहर। एक मित्र की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं पर पंडित जी को बोलते सुना था, जब इंसान की मृत्यु होती है तो इंसान की आत्मा केवल अंगूठे भर की ही रह जाती है। उसे यमराज के 2 सेवक आकर यमलोक ले जाते हैं, जहां उनकी शिनाख्त की जाती है कि सही व्यक्ति की ही मृत्यु हुई है, और आत्मा को एक बार फिर धरती पर भेजा जाता है। आत्मा के वापस आने से पहले शरीर का अंतिम संस्कार करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा आत्मा अपने शरीर में वापस प्रवेश करने का प्रयास करती है। पंडित जी तो प्रेत और भूत की बातें कर रहे थे, श्राद्ध की भी, मगर यहाँ तो हम तीनों अभी M1 से आगे नहीं बढ़े थे। एम्बुलेंस चल दी, पुलिस की गाड़ियाँ भी खिसकने लगीं। हम तीनों स्थिति को समझने का पूरा प्रयास कर रहे थे। यदि जीवन में कैप्टन बिली मेहता मेरे सीनियर थे तो मरने के मामले में मैं उनसे एक दिन वरिष्ठ था। कैप्टन बिली मेहता मेरी ओर देख रहे थे कि शायद मैं ही कोई निर्णय लूं, जबकि मैं पिछले 1 दशक से हमेशा कैप्टन बिली मेहता की बातों को अपने लिए निर्देश समझता रहा हूं। मैं तो कैप्टन बिली मेहता के मजाक को भी गंभीरता से लिया करता था। दीपक आर्मी में कर्नल के ओहदे पर पहुंच गया था, सब लोगों से सैल्यूट लेने का आदी हो गया था। जब यहाँ एयरलाइन में फ्लाइंग शुरू की तो लोग कैप्टन कहने लगे। यार लगता था जैसे मेरा डिमोशन हो गया है, कर्नल से वापस कैप्टन। मुझे इस नए टाइटल से एडजस्ट करने में खासा वक्त लग गया था। अब मुश्किल ये थी कि दिल्ली के करियप्पा विहार कैसे पहुंचा जाए। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि हम आत्माओं के मामले में अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, ना कोई ट्रेनिंग और ना ही कोई अनुभव। जैसे किसी को पानी में फेंक दिया जाए और कहा जाए कि चलो अब तैरना शुरू करो। कैप्टन बिली मेहता ने मेरी तरफ देखा। दीपक ऐसा करते हैं कि मैं और प्रभजोत अपना ध्यान दिल्ली कैंट और करियप्पा विहार पर फोकस करते हैं, और तुम अपना ध्यान हम दोनों पर फोकस करो। देखते हैं शायद ये ट्रिक काम कर जाए, क्योंकि हम तो अब इस बड़े से शून्य का हिस्सा हैं। हमें सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत तो है नहीं। ये ठीक रहेगा कैप्टन साहब, आप भी फोकस करिए और मैं भी। अच्छा आपको एक बात और बता दूं, हमें रात और दिन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे रात को भी सब ठीक दिखाई दे रहा था। बस चल दी हम तीनों की टीम और सीधे पहुंच गए करियप्पा विहार के गेट पर। प्रभजोत भाभी को मज़ा आ रहा था, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर तैनात संतरी को हम दिखाई ही नहीं दिए। किसी रजिस्टर पर साइन नहीं करना था। भाभी को तो 17/345 वाला फ्लैट देखने की जल्दी थी। उस फ्लैट से उनका वर्षों का नाता जो था, वे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहती थीं। कैप्टन बिली मेहता थोड़े झिझके। जाहिर है फौजी भी रहे हैं और 10 साल से लंदन में भी रह रहे हैं। प्रभजोत से बोले, सुनिए, न जाने जो लोग वहाँ रह रहे हैं वे किस हालत में होंगे। अचानक किसी के घर पर धावा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। उनकी प्राइवेसी का भी तो ख्याल रखो। भाभी को कप्तान साहब की बात समझ में आ गई। इधर उधर देखती रहीं। पुरानी पहचान वाला तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे वाली मिसेस कपूर और वो साउथ इंडियन जानकी, कितनी खूबसूरत यादें थी इस बिल्डिंग के साथ। आज ये केवल एक बिल्डिंग है, कल उनका घर इसी बिल्डिंग में था। बेटा रवि और बेटी प्रीति यहीं रहकर तो पढ़े थे, यूनिवर्सिटी स्पेशल में जाया करते थे। भाभी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर घर के अंदर नहीं जाना था तो वहाँ आए क्यों। कैप्टन साहब ने स्थिति को संभालते हुए कहा, चलो गोपीनाथ बाजार तक चलते हैं, तुम्हारी चाट की दुकान याद है तुम्हें। भाभी इमोशनल तो हो रही थी, मगर उनकी आंखें नम नहीं हो पा रही थीं। शायद मरने के बाद मृतक की आंखें नम नहीं होती, जो पीछे रह जाते हैं उनकी आंखों में ही पानी आता है।
आज भाभी को गोपीनाथ बाजार में कोई खास रुचि नहीं महसूस हो रही थी। वे शायद इन यादों से दूर चले जाना चाहती थीं। जिस शौक़ से वे यहाँ आई थीं वो शौक़ बरकरार नहीं रख पा रही थीं। अचानक रवि और प्रीति अपने छोटी उम्र के रूप में सामने आकर खड़े हुए। भाभी ने कैप्टन साहब को दिखाया। आप इन सब बातों को नहीं देख पाते थे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। आप तो बॉर्डर पर चले जाते थे। पीछे से मैं ही अकेली इनको बड़ा होते देखती थी। अचानक कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगते थे। दरअसल कैप्टन साहब को तो पता ही नहीं कि बच्चे कैसे बड़े हो गए। उनके एक दोस्त ने एक बार उनसे कहा भी था, बिली भाई, मैंने अपने बच्चों को हॉरिजेंटल बड़े होते देखा है, वर्टिकल नहीं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ तो वे सो रहे होते हैं और जब रात को वापस आता हूँ तो भी सो रहे होते हैं। उनको खड़े तो कभी देखा ही नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति कैप्टन साहब की भी थी। वे फौजी बनकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करते रहे और बच्चे सिविलियन बनकर बड़े होते रहे। आज बेटा आईटी एक्सपर्ट है और बेटी वकील है। दरअसल मेरी रुचि तो कप्तान साहब को फौजी यूनिफॉर्म में हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए देखने की थी। करियप्पा विहार तो मैं भाभी जी को खुश करने के चक्कर में चला आया, वरना मुझे गोपीनाथ बाजार की चाट में क्या इंटरेस्ट था। मुझे तो साउथ हॉल की कुत्ता चाट भंडार की चाट भी मज़ेदार लगती थी और सकोनी की दही पापड़ी चाट भी। भाभी एक बार फिर करियप्पा विहार जाने की जिद करने लगी। फिर बोली, चलिए एक चक्कर सदर का भी लगा लेते हैं, शायद आत्मा में ठहराव आसानी से आ जाता है। कैप्टन बिली मेहता ने चुहल की, फिर तो तुम आरआर अस्पताल भी जाना चाहोगी, वहाँ से भी तुम्हारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। अचानक सामने एक पोस्टर दिखाई दिया। राफाल विमान कल अंबाला एयरबेस पहुँच रहे हैं। कैप्टन बिली मेहता ने अपना निर्णय खट से सुना दिया। फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करना है। कल फ्रांस से राफाल फाइटर जहाज़ अंबाला एयरबेस पहुंच रहा है। अब हमारी अगली उड़ान वहीं की होगी। एयर चीफ मार्शल की उपस्थिति में राफाल अंबाला पहुंचेंगे। मेरे लिए तो इससे बड़ा मौका कोई हो ही नहीं सकता। अब तो उनके साथ ही खड़ा होकर राफाल आते हुए देखूंगा। दीपक, किसी भी फौजी के लिए सीना चौड़ा करने वाला पल होगा। मैंने भी पंगा लिया, तो ट्रेन से चलना है या टैक्सी कर लें? बदमाशी, कैप्टन बिली मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा यहाँ आना तो बेकार ही हो गया। ना किसी पड़ोसी को देख पाई, ना कैंटीन गई, कोई पुराना सेवादार तक नहीं दिखाई दिया। सुनिए, सदर वाले गुरुद्वारे ही मत्था टेक आते हैं। प्रभजोत भाभी को राफाल में कोई खास रुचि नहीं दिखाई दे रही थी। चलो जी, गुरुद्वारे जाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाहे गुरु का आशीर्वाद तो लेके चलेंगे तो कल राफाल के दर्शन चंगे हो जाएंगे। और हम तीनों गुरुद्वारे में शब्द सुनने लगे। एक बात तो तय हो गई थी कि हम तीनों में से बुरी आत्मा कोई भी नहीं था, वरना गुरुद्वारे में एंट्री कैसे मिलती। मैं लंदन में भी गुरुद्वारे में लंगर खाने जाया करता था। वहाँ का माहौल ही अलग होता था। कुछ वैसी ही खुशबू यहाँ भी मौजूद थी। रागी पूरी तन्मयता से शब्द गा रहे थे। भाभी साहिबा का बस चलता तो वहीं बैठी रहती। अचानक फिर से इमोशनल हो गई। चलो जी, वापस लंदन चलते हैं। राफाल नहीं देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अपने बच्चों के पास चलते हैं। ओ भागवंती, अब ये सब तेरे बच्चे हैं। जैसे तू इनको नहीं छू सकती, वैसे अब अपने बच्चों को भी नहीं छू पाएगी, ना ही उनसे बात कर पाएगी। क्यों अपना दिल ख़राब करती है? कल अंबाला चलेंगे, वहाँ मेरा स्कूल भी है, एयरफोर्स स्कूल अंबाला कैंट। मैं वहीं पढ़ा था। जब भारत छोड़ा था तो उसका गेट नीले रंग का होता था, अब भी वैसा ही होगा। एयरफोर्स का रंग नीला ही है। मेरा पूरा कैरेक्टर उसी स्कूल के मास्टरों ने बनाया था। एक सूबेदार साहब परेड करवाया करते थे। क्या कड़क मूछें थी उनकी। उनका नाम था मूलचंद। मुल्तानी थे। मुल्तानी में ज़बरदस्त गालियाँ दिया करते थे। साफ महसूस हो रहा था कि कैप्टन साहब पूरी तरह से नॉस्टैल्जिक हो चुके हैं। अब वे हमें गंभीरता से अंबाला, श्रीनगर और कारगिल ले जाएंगे। और कप्तान साहब ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ साथ मैं और भाभी भी राफाल विमान को एयर चीफ के साथ ही खड़े होकर देखेंगे। कैप्टन बिली मेहता हमें दिल्ली कैंट से सीधे अंबाला कैंट ले गए और हमें एयरफोर्स स्कूल अंबाला कैंट के सामने खड़ा कर दिया। उन बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगा। जब हम उन बच्चों को देखकर भाव विभोर हो रहे थे, कैप्टन बिली मेहता उनमें उस बच्चे को देख रहे थे जो सूबेदार साहब मूलचंद जी का विद्यार्थी था। उनके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, बाएं से तेज चल, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1।
आगे की पंक्ति में बाएं हाथ पर खड़े लड़के को हम एक एयरफोर्स के विद्यार्थी की तरह देख रहे थे, जबकि कैप्टन बिली मेहता का विद्यार्थी स्वरूप स्वयं वहां जाकर परेड करने लगा था। सूबेदार मूलचंद की कड़क मूछें अब भी कैप्टन बिली मेहता को दिखाई दे रही थीं। वे हमें अंदर ले गए। वहाँ एक बोर्ड लगा था, उसमें वर्ष के श्रेष्ठ विद्यार्थियों की सूची थी। वहाँ कैप्टन मेहता ने मुझे दिखाया, साफ लिखा था, वर्ष का श्रेष्ठ विद्यार्थी बलजीत सिंह मेहता। प्रभजोत भाभी भी पहली बार ही इस स्कूल में आई थीं। जाहिर है कि उन्हें भी अपने पति पर गर्व हो रहा था। उन्हें मरने के बाद विश्वास हो गया था कि उनका पति अपने समय का श्रेष्ठ विद्यार्थी भी था, खाली बच्चों पर रौब नहीं गाड़ते थे। कैप्टन साहब, आत्मा होने का एक नुकसान होता है। हम अम्बाला कैंट स्टेशन पर तो गए ही नहीं। हमें अपनी यात्रा तरीके से प्लान करनी चाहिए। हम रास्ते में चक्रवर्ती लेक पर भी नहीं रुके। वहाँ आमतौर पर लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। ओए काका, आराम तो वो लोग करते हैं जो थकते हैं। हम कहाँ थकने वाले हैं? हमारे अंदर तो थकने वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं लगा है। वैसे ये तो सच है कि मेरे वक्त का यहाँ ना तो कोई विद्यार्थी होगा और ना ही कोई अध्यापक, और हमें देख कोई सकता नहीं, तो प्रिंसिपल को मिलने का भी कोई मतलब नहीं बनता। मगर कैप्टन साहब की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल अभी आने वाला ही था, राफाल विमानों का अम्बाला एयरबेस पर उतरना। अब इसे ज़िंदगी कहा जा सकता है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, मगर वे अम्बाला आए तो इसी सिलसिले में हैं। 29 जुलाई 2020 कैप्टन बिली मेहता के लिए एक अहम तारीख। दोपहर को करीब 3 बजे राफेल विमान लैंड करेंगे। अम्बाला में मौसम खराब हो रहा था, बादल छाए हुए थे। कहा जा रहा था कि यदि राफेल विमान अम्बाला में लैंड नहीं कर पाए तो उन्हें जोधपुर ले जाया जाएगा। कैप्टन बिली मेहता को चिंता होने लगी कि यदि अंतिम क्षणों में यह निर्णय लिया गया तो हम राफेल विमानों की लैंडिंग कैसे देख पाएंगे। इतने इमोशनल हो गए थे कि भूल चुके थे कि हम राफेल से अधिक गति से जोधपुर पहुंच सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था कि कैप्टन बिली मेहता पहले फौजी हैं और बाद में पति या दोस्त। इसी जल्दबाजी और खुशी के माहौल में अचानक कैप्टन बिली मेहता बोल उठे, दीपक और प्रभजोत, एक बात ध्यान से सुनो। अब हम अम्बाला एयरबेस में प्रवेश करने वाले हैं। यार, इसमें सिविलियन नहीं जा सकते, तुम दोनों को बाहर रुकना पड़ेगा। ये तो सिक्योरिटी का मसला है। अगर तुम दोनों को अंदर तक ले जाता हूँ तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। अब तक मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था, आखिर मैं तो उनसे पहले आत्मा बना था। ओ कप्तान साहब, आप हमें ना ले चलिए, अपने एयर चीफ के साथ जाकर राफेल का मज़ा लीजिए। मैं और भाभी अपने आप आ जाएंगे। आखिर हम सिविलियंस की भी कोई इज्जत है, हम भी भारत को प्यार करते हैं। हम दोनों आपसे थोड़े दूर खड़े होकर आपके चेहरे की खुशी का मज़ा लेंगे। भाभी के चेहरे पर थोड़े कन्फ्यूज़न के भाव थे। अभी 3 बजने में करीब 15-20 मिनट का समय बाकी था। वाटर सैल्यूट की तैयारी की जा रही थी। एयरफोर्स की यही परंपरा है। किसी भी नए विमान का स्वागत वाटर सैल्यूट से ही किया जाता है। कैप्टन मेहता ऊहापोह में थे। वैसे दीपक, अगर जहाज़ यहाँ लैंड करते हैं तो मुझे बहुत तसल्ली होगी, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल बेस है। वैसे जोधपुर कौन सा दूर है, अगर वहाँ लैंड करेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, और फिर हमें कौन सा बाई रोड ट्रैवल करना है। उद्घोषणा हो गई कि राफेल विमान समय पर ही लैंड करने वाले हैं। कैप्टन बिली मेहता ठीक एयर चीफ मार्शल भदौरिया के साथ खड़े हो गए। जाहिर है कि उससे अच्छा व्यू तो और कहीं से मिल ही नहीं सकता था। कैप्टन बिली मेहता के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि उन्हें एयर चीफ के शरीर में प्रवेश कर लेना चाहिए। इससे वे एयर चीफ के दिल की धड़कनें भी महसूस कर पाएंगे। राफेल की चिंगाड़ती हुई लैंडिंग हुई। करतल ध्वनि सुनाई दी। सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। कैप्टन बिली मेहता के चेहरे पर गर्व के भाव थे। उनका मन चाह रहा था कि एक बार राफेल के भीतर चक्कर लगा आएं, मगर उनके सिद्धांत आड़े आ रहे थे। इस विमान का काम तो दुश्मनों को मौत देना है। देशभक्त होकर भी, फौजी होकर भी वे अपने जीवन सिद्धांत को भूले नहीं थे। कप्तान साहब, आप क्या सोचते हैं, एक बार वापस लंदन जाकर देख आएं कि हमारे शरीरों के साथ कोरोनर क्या कर रहे हैं? अब तक तो हमारे अंतिम संस्कार की तारीख भी तय हो गई होगी। कम से कम अपने अपने फ्यूनरल पर तो हमें हाजिरी लगानी ही चाहिए। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, दीपक बाबू, कम से कम 5 दिन तो फ्यूनरल की तारीख मिलने में लगते ही हैं। हम यहाँ से चलते हैं श्रीनगर और वहाँ से कारगिल, उसके बाद सीधे लंदन चलेंगे। हमें यह भी जांचने का मौका मिल जाएगा कि जिस फ्यूनरल सर्विस एजेंसी ने हमसे पैसे ले रखे हैं वो कंपनी असली भी है या बस धोखा ही है। बात में दम था। राफेल की लैंडिंग देख ही ली थी।
बस जल्दी सवारी श्रीनगर बेस के लिए। वहाँ के चेहरे भी कप्तान साहब को बदले बदले दिखाई दे रहे थे, मगर डिसिप्लिन वही था। वहाँ चीता और चेतक दोनों हेलीकॉप्टर आज भी दिखाई दे रहे थे। दीपक जी, ये जो सामने हेलीकॉप्टर खड़े हैं ना, उनमें चेतक भी है और चीता भी है। जो पूरी तरह से ढका हुआ है वो चेतक है, और जो उसके पीछे से खुला लग रहा है इसे चीता कहते हैं। हमारी फ़ौज में मजाक में कहा भी जाता था कि चीता जंगल में नंगा घूमता है। जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी तो इन हेलीकॉप्टरों को आए करीब 10 साल हो गए थे। मेरे फ़ौज छोड़ने के वक्त भी इन हेलीकॉप्टरों से काम चल रहा था, यानी कि उस वक्त ये 30 साल पुराने हो चुके हैं और आज भी दिखाई दे रहे हैं। बस यही एक बात मुझे हमेशा खटकती रही है कि फ़ौज में जहाज़ हथियार मॉडर्न करने में सालों साल बीत जाते हैं। हमारे बहुत से अफसर तो इसी चक्कर में जान दे बैठते हैं। कप्तान साहब, आपने इसी चक्कर में तो फ़ौज नहीं छोड़ दी थी। वैसे एक वजह तो ये भी थी, पर सच ये है कि फ़ौज में एक ख़ास पोजीशन पर पहुंचने के बाद हमें पता चल जाता है कि अब आगे के प्रमोशन होने की कोई उम्मीद नहीं है। कर्नल के बाद एक बॉटल नेक बन जाती है। प्यासे बहुत होते हैं और पानी के गिलास कम। हमारे बहुत से फ़ौजी फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए सिविलियन एयरलाइन से जुड़ जाते हैं। रैंक में न सही, पर तनख्वाह में तो खासी तरक्की हो ही जाती है। दीपक जी, हम यहाँ से सॉर्टी भरते हैं। वो जो यंग ऑफिसर जा रहा है उसका काम यही है कि वो हेलीकॉप्टर से ऊपर करगिल, द्रास और दूसरी जगहों पर सामग्री पहुँचाता है। यही काम मैंने सालों तक किया है। आज तो मेरी मेम साहब भी बॉर्डर पर आ गई हैं। इनको भी पता चल गया कि हम कैसी ज़िंदगी जीते थे यहाँ। ज्योति जी, वेख लवो। प्रभजोत भाभी लगभग फटी फटी आंखों से पूरे दृश्य को देख रही थीं और कप्तान साहब बताए जा रहे थे। हमारी ट्रेनिंग तो भूचाल और बाढ़ में सहायता करने की भी होती है। सिर्फ लड़ाई में काम नहीं करते, शांति के समय भी जब जब कोई आपदा आती है उसका सामना हम करते हैं। कितनी बार तो बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला है। मैं महसूस कर रहा था कि अगर कप्तान साहब को मौका मिले तो अभी यूनिफॉर्म पहनकर हेलीकॉप्टर लेकर उड़ान भर लेंगे। कारगिल देखना बहुत ज़रूरी था। वैसे श्रीनगर की सुंदरता इंग्लैंड की हरियाली को चुनौती देती लग रही थी। हम निकल पड़े अगली उड़ान पर। कप्तान साहब बता रहे थे, दुश्मन से हमारा सबसे खतरनाक मुकाबला द्रास सेक्टर के तोलोलिंग की पहाड़ियों .5140 और टाइगर हिल पर हुआ। ये डिफेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर दुश्मन हमारा लेह का रास्ता रोके हुए काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा था। यहाँ हमें अपने जवानों को गोला बारूद और हथियार पहुँचाने होते थे। श्रीनगर लेह की रोड को भी चलाए रखना था। कप्तान साहब, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके सामने आज वही ज़मीन है जिसे आपने लड़ाई के ज़माने में देखा और फ़ौजियों की मदद की। आज तो आप खासे इमोशनल फील कर रहे होंगे। सच तो ये है कि उस वक्त प्रॉपर हेलीपैड तक नहीं था। बस एक जज्बा था देश के लिए मर मिटने का, अपने जाबाज फ़ौजियों की मदद करने का, मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का। दीपक, एक सिविलियन कभी भी फ़ौजी के दिल की भावनाओं को समझ नहीं सकता। हमारे लिए सिर्फ पैसे कमाने वाली नौकरी नहीं होती, हमारी ट्रेनिंग अलग किस्म की होती है। सच तो ये है कि हमारा शरीर मर सकता है, मगर हमारे भीतर का फ़ौजी कभी नहीं मरता। याद रखना, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी। अभी ये तय नहीं हुआ था कि हमारा दूसरी दुनिया में जाने का समय तय हुआ है या नहीं, मगर हमें अपना अंतिम संस्कार देखने तो वापस लंदन जाना ही था। कैप्टन बिली मेहता ने मरने के बाद मेरे दिल में भी एक फ़ौजी पैदा कर दिया था और मैं मन ही मन फ़ौजियों को सैल्यूट कर रहा था। दिमाग में बिली मेहता के शब्द बार बार गूंज रहे थे, कश्मीर की वादियों में गूंज रहे थे। हवाओं में एक ही आवाज़ आ रही थी, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति के जज्बे से भरपूर एक फ़ौजी के जीवन की कहानी। लिखा था प्रसिद्ध साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा जी ने। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको सामयिक लगी होगी, साथ ही फ़ौजियों के प्रति भी आपके हृदय में आदर भाव आया होगा। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।